प्रतियोगी विद्यार्थियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल प्रारंभ क्लासेज में। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं कि अच्छे होंगे और तैयारी भी अच्छी चल रही होगी। जिनकी अभी तैयारी नहीं शुरू हो पाई है, जितना जल्दी हो सके वो उतना जल्दी अपनी तैयारी को दिशा दे दें, या ये कह दें कि अपनी तैयारी को रफ्तार दे लें। और हमारी जो क्लास चल रही है वो इस समय चल रही है इतिहास की, और इतिहास के तहत सबको पता है कि हम पढ़ रहे हैं प्राचीन भारत, और प्राचीन भारत में हम लोग पढ़ रहे हैं मौर्य वंश। और मौर्य वंश के तहत इस समय जो अपना टॉपिक चल रहा है वो चल रहा है मौर्य वंश की संस्कृति। और मौर्य वंश की संस्कृति के तहत 3 वीडियो क्लास में पीछे बना चुका हूं, जिनमें हम लोगों ने देखा है केंद्रीय प्रशासन और नगर प्रशासन। ये दो पार्ट में ये वीडियो बनी है, भाग 1 और भाग 2। उसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो अपलोड हुई उसमें वो थी प्रांतीय प्रशासन और न्याय व्यवस्था। आज की वीडियो क्लास भी संदर्भित है मौर्यकालीन संस्कृत को ही लेकर के, और आज हम देखेंगे इस वीडियो क्लास में मौर्यकालीन संस्कृत के तहत मौर्यकालीन गुप्तचर व्यवस्था के बारे में। ठीक है, छोटी छोटी क्लास है, छोटे छोटे पार्ट में मैंने बांट कर बनाया है कि आपको पढ़ने में असुविधा न हो। आप लोग वीडियो क्लास को पूरा देखा करिए। वीडियो अगर अच्छी लगा करे तो उस पर लाइक किया करिए, कमेंट किया करिए, और अगर हो सके तो वीडियो को शेयर भी कर दिया करिए। चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। तो आज की क्लास है मौर्यकालीन संस्कृत के तहत मौर्यकालीन गुप्तचर व्यवस्था। ठीक, तो ये ध्यान रख लेना है कि प्राचीन भारत से लेकर के आज तक के अगर प्रशासन की बात करें, भले ही लोकतंत्र हो या राजतंत्र हो, गुप्तचरों की बहुत बड़ी भूमिका रही है। ठीक है, और अगर भारत के इतिहास के संदर्भ में देखा जाए तो गुप्तचरों के संदर्भ में विस्तृत वर्णन करने वाला जो पहला ग्रंथ है वो है अर्थशास्त्र, यानी कौटिल्य, चाणक्य या विष्णुगुप्त द्वारा लिखा गया ग्रंथ अर्थशास्त्र। ठीक है, तो गुप्तचर व्यवस्था का सर्वप्रथम विस्तृत विवरण हमें कौटिल्य के अर्थशास्त्र में मिलता है। अब जो सबसे प्रमुख पॉइंट ध्यान में रखना है वो ये है कि अर्थशास्त्र में गुप्तचर व्यवस्था का जिक्र हमको मिलता है, और अर्थशास्त्र में ही गुप्तचरों को एक शब्द दिया गया, यानी गुप्तचरों को कहा गया है गूढ़ पुरुष। ये पॉइंट ध्यान में रखना है, यहाँ से क्वेश्चन बनता है। ठीक है, कि मौर्य काल में गुप्तचरों को किस नाम से जाना जाता था, या मौर्यकालीन संस्कृत के तहत गूढ़ पुरुष क्या थे। ऐसे ही क्वेश्चन आपके सामने आएंगे। ठीक है, अब गुप्तचर विभाग था तो जाहिर सी बात है इसका कोई प्रमुख अधिकारी भी रहा होगा। तो यहाँ अगर संदर्भित करें तो गुप्तचर विभाग का प्रमुख अधिकारी महामात्यापसर्प, वर्तनी पे ध्यान दीजिएगा, महामात्यापसर्प या सर्प महामात्र, ये 2 नाम हमको किताबों में मिलता है। तो घबराने की बात नहीं है, ऑप्शन में एक ही रहना है, चाहे महामात्यापसर्प रहेगा चाहे सर्प महामात्य। तो ये 2 पॉइंट ध्यान में रखना है कि अर्थशास्त्र में गुप्तचरों के लिए जो शब्द प्रयोग किया गया है, या गुप्तचरों को क्या कहा गया है, गूढ़ पुरुष। और गुप्तचर विभाग का जो प्रमुख अधिकारी था, यानी गुप्तचर विभाग का जो हेड था, उसे कहा गया है महामात्यापसर्प या सर्प महामात्र। ठीक है, अर्थशास्त्र में ही गुप्तचरों की 2 श्रेणियां बताई गई हैं, अर्थात गुप्तचरों को 2 श्रेणियों में बांटा गया है। पहली श्रेणी जो है उसको नाम दिया गया है संस्था, दूसरी श्रेणी उसे कहा गया है संचरा। ठीक है, तो एक एक श्रेणियों को हम देख लेते हैं कि संस्था ये किस प्रकार के गुप्तचर थे इसमें। तो ये गुप्तचर संस्थाओं में संगठित होकर एक ही स्थान पर रहकर कार्य करते थे। ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान रख लेना है कि ये जो गुप्तचर हैं 2 भागों में मैंने बांट दिया है। एक कि ये गुप्तचर संस्थाओं में संगठित रहते थे, दूसरा जो पॉइंट है वो एक ही स्थान पर रहकर कार्य करते थे। दोनों पे ध्यान बना करके रखना है। ठीक है, अब एक स्थान पर रहकर काम करते थे तो जाहिर सी बात है संगठित तो होंगे ही, संस्था में रहेंगे ही। अब इन गुप्तचरों के, यानी संस्था गुप्तचरों के 5 प्रकार अर्थशास्त्र में बताए गए। अब संस्था गुप्तचर क्यों नियुक्त किए जाते थे, तो यहाँ ध्यान रखना है, पीछे की वीडियो क्लास में हम लोग जब केंद्रीय प्रशासन पढ़ रहे थे वहाँ हमने देखा कि 18 तीर्थ और 27 अध्यक्ष की चर्चा की गई है अर्थशास्त्र में। ठीक, तो इन पर नज़र बनाए रखने के लिए इस तरह के संस्था वाले गुप्तचरों का प्रयोग प्रशासन में किया जाता था। ठीक है, अब संस्था गुप्तचरों को 5 प्रकार मिलते हैं अर्थशास्त्र में, या ये कह सकते हैं संस्था गुप्तचरों को 5 भागों में बांटा गया है या 5 प्रकारों में बांटा गया है। एक एक प्रकार पर चर्चा कर लेते हैं। जो पहला प्रकार है वो है कपाटिक रूप, और ये कपाटिक रूप इसमें कौन शामिल थे, तो इसमें जो गुप्तचर होते थे वो विद्यार्थियों के बेस में रहते थे। ठीक है, दूसरा जो है वो उदास्थित, इसमें जो गुप्तचर थे वो सन्यासी के वेश में
रहते थे। ठीक है, तीसरे प्रकार के जो गुप्तचर हैं वो है गृहपथिक, इनकी बात करें तो ये गरीब किसान के वेश में रहते थे। चौथा वैदेहक, इनकी बात करें तो ये गरीब व्यापारी के वेश में रहते थे। पांचवा तापस, यानी तपस्वियों के वेश में रहने वाले गुप्तचर सामान्यतः अपना मुंडन कराए रहते थे। सन्यासी के वेश में थे तो अपना मुंडन कराए रहते थे। ये गुप्तचरों के जो प्रकार हम देख रहे हैं संस्था में, कपाटिक रूप हो, चाहे उदास्तिक हो, चाहे गृहपथिक हो, चाहे वैदेहक हो, चाहे तापस, अगर इन पे हम निगाह डालें तो पहला कपाटिक विद्यार्थियों के रूप में रह रहे हैं, तो जाहिर सी बात है उस समय शिक्षा इतनी महत्वपूर्ण तो नहीं थी, लेकिन जो शिक्षा ग्रहण करते थे उनका समाज में सम्मान बहुत उच्च था, तो कोई इन पे शक जो है नहीं कर सकता था। वैसे उदास थी जो सन्यासी के वेश में रहते थे, तो सन्यासियों को भी उस समय काफ़ी मान सम्मान मिलता था, तो इन पे भी कोई शक नहीं करता था। वैसे गृहपति, गरीब किसान, तो गरीब किसान वैसे भी दया का पात्र था, इसलिए उसके ऊपर भी कोई विशेष ध्यान नहीं देता था। ठीक है, वैसे ही वैदेहक, गरीब व्यापारी, इनके साथ भी वैसा था, ये भी समाज में घुल मिल जाते थे और घुल मिल जाने की वजह से सारी जानकारी निकाल के राजा तक पहुंचा देते थे। और तापस, तपस्वियों के वेश में रहने वाले गुप्तचर। ठीक है, तो ये 5 प्रकार जो हमने देखे, ये प्रकार थे संस्था, जो गुप्तचरों की एक श्रेणी अर्थशास्त्र में बताई गई, वो संस्था से संबंधित ये 5 गुप्तचर। ठीक है, दूसरी जो श्रेणी है वो है संचरा। संचरा की बात करें तो ये जो गुप्तचर थे वो घुमक्कड़ प्रवृत्ति के थे, यानी भ्रमणशील थे, एक जगह नहीं रुकते थे, जगह जगह घुमा करते थे। अब अर्थशास्त्र में ये संचरा गुप्तचरों के 4 प्रकार बताए गए हैं। तो छोटे एग्जामों का क्वेश्चन है, सबसे पहले तो यही ध्यान रख लेना है, छोटे एग्जामों को कहने या आजकल देखने को मिल रहा है कि ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चन हर जगह पूछ लेते हैं। जैसे समीक्षा अधिकारी की बात कर लें, पीसीएस की बात कर लें, तो वहाँ पे कैसे क्वेश्चन बनाते हैं, 2 स्टेटमेंट देंगे, ए और बी। ठीक है, और नीचे लिखेंगे ए सही है, बी सही है, ए बी दोनों सही है, ए बी दोनों गलत है। इस तरह के क्वेश्चन आजकल सामने आ रहे हैं, तो ऐसे छोटे छोटे प्रश्नों को वहाँ पे डाल दिया जाता है। जैसे कि मौर्यकालीन प्रशासन में गुप्तचरों की श्रेणी के अंतर्गत संस्था गुप्तचर श्रेणी के तहत कितने प्रकार के गुप्तचरों का जिक्र किया गया है। ठीक है, या वहाँ पे स्टेटमेंट देंगे 4 प्रकार के गुप्तचरों का जिक्र किया गया है संस्था श्रेणी के अंतर्गत। ठीक, दूसरा वो लिख देंगे कि संचरा श्रेणी के अंतर्गत 4 प्रकार के गुप्तचरों का प्रयोग किया गया है, केवल एक सही है, केवल बी सही है, ए बी दोनों सही है। इस तरह के ऑप्शन आपके सामने आएंगे। ठीक, तो यहाँ आते हैं संचरा पे, तो यहाँ भी संचरा गुप्तचरों के कितने प्रकार बताए गए हैं, 4। संस्था गुप्तचरों के जो प्रकार है वो है 5। तो इसमें जो पहला है संचरा गुप्तचरों में, तो वो है सत्री। ठीक है, तो यहाँ ध्यान रख लेना है कि संस्था गुप्तचर, इनके लिए तो कोई विशेष प्रशिक्षण की आवश्यकता नहीं होती थी, लेकिन जैसे ही हम संचरा वाले में आते हैं, यहाँ देखते हैं ये गुप्तचरों की एक विशेष प्रकार की श्रेणी है, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण श्रेणी जो है वो है सत्री। तो इसके बारे में बताया जाता है कि गुप्तचरों की एक विशेष श्रेणी जिसमें अनाथ बालकों को बाल्यकाल से ही प्रशिक्षित किया जाता था, यानी कि सत्री में जो गुप्तचर होते थे उनका परिवार नहीं होता था। ठीक है, ये बहुधा एक साधु या ज्योतिष का वेश धारण करते थे, यानी सामान्यतः ये जब ये समाज में होते थे तो साधु के वेश में होते थे या ज्योतिषी के वेश में होते थे। तो आज भी अगर हम देखें तो साधु और ज्योतिषी दोनों ही सम्मान पाते हैं। ठीक है, और ये जो गुप्तचर होते थे ये ज्योतिष शास्त्र, व्याकरण, इंद्रजाल, इंद्रजाल का मतलब जादू कह सकते हैं, वशीकरण तथा नृत्य गान में निपुण होते थे, यानी सर्वगुण संपन्न इन्हें बना दिया जाता था, जिससे कि समाज में ये रहे तो समाज के किसी भी व्यक्ति को इनके ऊपर शक न हो कि ये गुप्तचर है। ठीक है, संचरा में दूसरे प्रकार का जो गुप्तचर हमें मिलता है वो है तीक्ष्ण। इनके बारे में कहा जाता है कि ये सूरवीर गुप्तचर होते थे। ठीक है, धन के लिए अपने प्राणों की परवाह न कर हर तरह के खतरे में कार्य करने में सक्षम होते थे। तो ये दूसरी श्रेणी रही संचरा गुप्तचरों की तीक्ष्ण। तीसरी श्रेणी की बात करें तो ये है शरद। इनके बारे में कहा जाता है कि ये क्रूर प्रवृत्ति के तथा आलसी गुप्तचर होते थे, यानी इनकी प्रवृत्ति क्रूर थी और आलसी हुआ करते थे। ठीक है, ऐसे समझ लेना है। अपने बंधु बांधवों से भी स्नेह नहीं रखते थे, यानी कि अपने भाई, अपने रिश्तेदार, इनसे कोई मतलब नहीं था। ये गुप्तचर थे, अपना जो काम इनको दिया जाता था उसको काफ़ी लगन के साथ करते थे। संचरा में जो आखिरी श्रेणी है यानी चौथी, वो है परिव्राजिका। ठीक, तो यहाँ ध्यान रखिएगा, बाकी सब में पुरुष हुआ करते थे, लेकिन संचरा के तहत ये जो चौथी श्रेणी है परिव्राजिका, इसमें महिलाएं हुआ करती थीं। ये भिक्षुणी या सन्यासी के वेश में रहने वाली गुप्तचर थी। ठीक है, तो कभी कभी क्वेश्चन पूछ लेता है कि मौर्यकालीन गुप्तचर व्यवस्था में इनमें से कौन सी गुप्तचर
या इनमें से गुप्तचर की किस श्रेणी में महिलाएं हुआ करती थी, वो अपना आंसर होगा परिव्राजिका। ठीक है, इनमें सामान्यतः गणिकाओं और वेश्याओं की नियुक्ति की जाती थी। ठीक, तो ये गुप्तचरों के प्रकार रहे जिसकी चर्चा हमें अर्थशास्त्र में मिलती है। ठीक, लेकिन उसके साथ ही साथ कुछ ऐसे गुप्तचरों की चर्चा मिलती है जो अन्य देशों में नौकरी कर लेते थे तथा वहाँ से सूचनाएं राजा को भेजा करते थे, और इन्हें जो नाम दिया गया है वो दिया गया है उभय वेतन। ठीक है, तो कभी कभी ये भी पूछ लेता है कि मौर्य साम्राज्य में उभय वेतन क्या थे, तो यहाँ अपना आंसर सीधा सा हो जाएगा उभय वेतन गुप्तचर। ठीक, तो गुप्तचरों के अलावा शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए तथा अपराधों की रोकथाम के लिए पुलिस भी होती थी, जिसे अर्थशास्त्र में एक नाम दिया गया है, वो है रक्षिन। ठीक, तो ये आज एक छोटी सी क्लास आपको इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि गुप्तचर व्यवस्था में अगर बोर्ड पे देखा जाए तो यहाँ दो चीज़ों को एक साथ शामिल कर पाना कठिन काम था, तो इसलिए गुप्तचर व्यवस्था को मैंने अलग कर दिया है, इसको ध्यान से पढ़िए। इसके अलावा मौर्य साम्राज्य से संबंधित 3 या 4 वीडियो और बनेंगे और मौर्य साम्राज्य अपना समाप्त हो जाएगा। तो वीडियो क्लास को आप लोग पूरा देख लिया करिए, पूरा नहीं देखेंगे तो क्लास का उतना फ़ायदा आपको मिल नहीं पाएगा। ठीक है, तो चलिए इतना तैयार करिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।